हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। कल किसी ने लिखा था कि थोड़े स्टॉक्स पे ज़्यादा बातचीत करते हैं, मार्केट्स पे कम। जैसा आप लोग कहें। थोड़ा सा क्विकली मार्केट्स, हाँ, ऊपरी स्तरों पे लग रहा था बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। फेड के 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और ये कॉन्फिडेंस की इकोनॉमी स्लो डाउन में नहीं जाएगी, रिसेशन में नहीं जाएगी, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, उससे भरोसा बड़ा था स्ट्रीट का। चला भी एक समय 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी उछाल पे था, पर उसके बाद मुनाफा वसूली और फाइनली वही 25-400 के इर्द गिर्द बंद हुआ है। थोड़ा सा बेसिक बैकड्रॉप दे देता हूँ फेड का। फेड की ओवरसाइज्ड रेट कट के पीछे का रैशनल जो पॉवेल साहब ने दिया था कि अगर जुलाई की मीटिंग में हमें पता होता कि लेबर मार्केट इस तरह से बिगड़ जाएंगे तो हम तभी 25 बेसिस पॉइंट्स काट देते। तो कई लोग कह रहे हैं तब के 25, इस बार के 25, शायद इसीलिए इस तरह से 50 बेसिस पॉइंट फ्रंट लोड कर दिया है। पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा बिजार है, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट जनरली रिजर्व होते हैं जब वाकई अर्थव्यवस्था, वाकई इकोनॉमी खासी खराब हो। तो थोड़ा सा कॉशन का अंडरटोन रखना जरूरी है। अब क्या है कि चल रहा है, कल मार्केट ठंडे पड़े थे, आज यूएस के फ्यूचर्स तेजी दिखा रहे हैं। लिक्विडिटी है तो सब छुप जाता है, पैसा है सिस्टम में तो दिक्कत है नहीं, लेकिन ये सब कंसर्न्स हैं जो धीरे धीरे माउंट हो रही हैं। अभी भी स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है फ्रेड के 50 बेसिस पॉइंट्स के कट को लेकर, तो हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत, अप्रोच करने की जरूरत है। चलिए कुछ सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा, विद्याधर ने ट्विटर पे पूछा है, विद्याधर गुलाब साहब ने, डियर टीम, व्हाट्स द लास्ट डेट फॉर हैविंग अ एनटीपीसी स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। बेसिकली एनटीपीसी का स्टॉक पोर्टफोलियो में कब तक हो ताकि आप वो शेयर होल्डर कोटा में एनटीपीसी का जो आईपीओ आ रहा है आम का, उसके लिए क्वालिफाई कर जाओ। विद्याधर साहब थोड़ा जल्दी है, अभी तो खुद कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए। हुआ क्या, अभी कल कुछ नहीं हुआ है। कल आईपीओ लाने की तैयारी करी गई है, रेगुलेटर को डीआरएचपी सौंप दिया गया। अब रेगुलेटर उसको परखेगा, कुछ महीनों में रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ खामियां होंगी तो उसकी भरपाई होगी, उसके बाद वो डीआरएचपी अप्रूव होगा, ये सब प्रोसेस चलेगा। एक बार आरएचपी फाइनल अप्रूव हो जाएगा इसका, तब वो प्रोस्पेक्टस आएगा और तब ये कंपनी मेंशन करेगी फला रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट मतलब एनटीपीसी की बुक्स पे उस दिन जिन जिन के नाम दिख रहे होंगे शेयरधारकों के तौर पे, वो एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। हम लोग जरूर अपडेट रखेंगे आपको उस बात के लिए। अभी तो बहुत इनिशियल प्रोसेस है। रिकॉर्ड डेट कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी बताएगी, तब अपन लोग उस पर फोकस करेंगे। जहां तक ये आपने डिफेंस स्टॉक, ये मजगांव डॉक, सर देखिए ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ा है और मुझे तो याद पड़ता है आज किसी ने मजगांव डॉक पे आज मेरे ख्याल से सासबो सेंसेक्स में सवाल भी उठाया था। खैर वो तो अलग बात हो गई। 5500-5600 के आसपास या 5700 के आसपास के शायद इसके ईयर हाईज थे। ये वहां से 1500 रुपए के आसपास करेक्ट कर गया, क्योंकि आज ही वो भाव स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने फायर करे थे तो देखे थे। अब इसको लेकर डिफेंस स्टॉक्स को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, ध्यान रखिए। ये करेक्ट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये वैल्यूएशन वाइज जस्ट हो गए। ये मजगांव डॉक टाइप की कंपनीज एक समय सिंगल डिजिट पी मल्टीपल पे ट्रेड करती थी, अब से कुछ ही साल पहले। उसके बाद तस्वीर बदली, ऑर्डर बुक स्वेल होना शुरू हुई, और जब ये अपने पीक्स पे था 5500, 5600, 5700 के आसपास के जोन्स, 50 टाइम से ज्यादा का पी मल्टीपल था। वैल्यूएशन वाइज तो काफी स्ट्रेच्ड हो गई थी एक सरकारी कंपनी, कितने भी टेलमेंट्स हो, काफी स्ट्रेच था 50 टाइम्स पे। अब करेक्ट होकर ये 35 टाइम के आसपास आया है। जो सिंगल डिजिट में ट्रेड करता था 50 टाइम्स तक गया था, आज 35 टाइम्स पे आया है। वैल्यूएशंस कूल ऑफ हुए हैं, पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी ये जस्ट कहां पर है, ये कहना मुश्किल है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा था तो मुझे नहीं लगता कोई भी घबराने की जरूरत है। इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज, एक सरकारी कंपनी आज 35-40 टाइम्स के रिटर्न रेशियोज क्लॉक करना अपने आप में सराहनीय है। ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है, सेल्स बढ़िया है, एग्जीक्यूशंस बढ़िया है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं। अपनी तरफ से फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी मार्केट्स में ओवर इंथुजियाज्म और उसके चलते इस तरह के एग्रेसिव पी मल्टीपल्स दे देना। तो वो कोर्स करेक्ट कर रहा है मार्केट। लंबी अवधि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, और इस समय फ्रेश एंट्री, जब तक स्टॉक खुद सिग्नल ना दे कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, अब वो बिकवाली थम रही है, तब तक वो फ्रेश एंट्री की बात नहीं बनती।
और मैं बार बार रिआइटरेट करता हूं, मैं किसी भी स्टॉक पे जब बातचीत कर रहा हूं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। मैं सिर्फ अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहा हूं, ना कि कोई बाय सेल कर रेको दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए सुजलॉन एनर्जी की जहां तक बात है इंटरेस्टिंग। इस पे मेरे ख्याल से कल भी कई लोग सवाल पूछे थे, टाइम हो गया था तो मैं उस पर जवाब दे नहीं पाया था। बिल्कुल ठीक है, सुजलॉन को लेकर ये मल्टी बैगर बना, तगड़ा रीरेट हुआ, कहां सिंगल डिजिट पे चलने वाला स्टॉक कहां 80 रुपए के आसपास आके ईयर हाइस पे खड़ा हुआ है। पर इशू ये है कि ये इस तरह के मूव्स के बाद हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ हो ऊपरी स्तरों पर। हो क्या रहा है, जिस स्पेस की कंपनी है करती क्या है, विंड एनर्जी के लिए वो ब्लेड्स वगैरह बनाने का काम है ना, वो एग्जीक्यूट करना पूरा विंड टर्बाइंस वगैरह, उसके साथ साथ उसके प्रोजेक्ट लेना, उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस करना, ये सब काम आजकल सुजलॉन एनर्जी करती है। कंपनी ने कुछ चीजें वाकई बदल के दिखाई। कंपनी के साथ दिक्कत क्यों आई थी, बहुत तगड़ा बुक्स पे डेट था, पाइल अप हो गया था। आज की डेट में नेग्लिजिबल है, मेरे ख्याल से नेट टेबल पे तो शायद डेट फ्री के स्टेटस की तरफ बढ़ चली है कंपनी, तो वो सराहनीय है इसका। और उसके चलते हुआ क्या, एक तो मार्केट तगड़ा था, रिन्यूएबल को थ्रस्ट मिल रहा था। कुछ दिन पहले ही सुजलॉन के मैनेजमेंट से मैंने बातचीत करी थी, चैनल पे बातचीत हुई थी, तो कोई ऑर्डर बैक करा था, उस बैकड्रॉप पे हमने चर्चा करी थी। तब उन्होंने कहा था कि हमारी 5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। तो मैंने पूछा था भाई इसको अगर आप ट्रांसलेट करके बताएं रुपए करोड़ में तो समझ में आएगा अपने को। बोले वो हम डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन एक सिंपल गणित है, कहा जाता है 1 मेगावाट इस्टेब्लिश करने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च लगता है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट है ना, तो 5 गीगावाट में मोटा मोटी 5000 मेगावाट की बात हो। 5000 मतलब बेसिकली अगर मैं 5 करोड़ बोल रहा था, 5 से 6 करोड़, तो शायद 25,000 से 30,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। बढ़िया ऑर्डर बुक है, बैलेंस शीट पे डेट खत्म कर दिया, वो पर्कुलेट होकर अब प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है। तो चीजें तो बढ़िया हो रही हैं इस कंपनी के साथ, और ये स्पेस रिन्यूएबल की थ्रस्ट जनरेट कर रही है। 1/3 मार्केट शेयर इनके पास है, और ये कह रहे हैं ग्रोइंग स्पेस में हम 1/3 मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। जब मैनेजमेंट से इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ये भी पूछा था, एक बहुत हल्ला मचा था, सुजलॉन ने अपना हेड ऑफिस बेच दिया है पूना में। तो मैनेजमेंट ने बताया हमने बेचा इसीलिए था कि हम एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। अरे बहुत स्मार्ट मूव था, ऐसा था तो। पर ये सब अपनी जगह है। इस कंपनी के साथ एक दिक्कत ये है कि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है लंबी अवधि के लिए। गाभासर वगैरह से जब मैं चर्चा करता हूं तो वो तो एग्रेसिव हैं कि आप अगर वेट करने को पेशेंटली तैयार हैं तो शायद अच्छे मूव्स मिलेंगे। पर इस समय क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स वापस बने, बाजार थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। डावाडोल इसलिए हो रहा है मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा, निफ्टी तो इंटैक्ट है, ब्रेथ मंडे 1:1 थी, उसके बाद से हर दिन ब्रेथ डिटोरिएट कर रही है, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो। वो असली बैरोमीटर है। आप इंडेक्स तो संभाल लोगे, मैनेज कर लेते हो इंडेक्स, जब आईटी गिरता है तो बैंक चला लेते हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट असली तस्वीर बताते हैं, वो डिटोरिएट हो रहे हैं। इसलिए इस समय सुजलॉन से दूर। एक दिक्कत और है सुजलॉन के साथ, मेरे ख्याल से जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो कि सबसे ज्यादा इक्विटीज कहाँ है आउटस्टैंडिंग, यार यहाँ पे है, तगड़ी इक्विटी है। तो ठीक है, वो तो इक्विटी के चलते, अब वो तो 1300-1400 करोड़ रुपए की इक्विटी है, शायद 1300-1400 करोड़ की इक्विटी है, पर वो चल रहा है तो चल रहा है, बढ़िया है। अब इस समय आपको डिसाइड करना है विलिंग टू वेट फॉर लॉन्ग, तो बात अलग हो जाती है, जैसे गाभासर कहते हैं। गाभासर रेफरेंस लेकर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टॉक पे व्यू नहीं दूंगा डायरेक्टली। तो गाभासर से जब चर्चा हुई थी चाचा भतीजा निफ्टी में, कई बार आप लोग के सवाल आए थे, तब की बात है, तो वो बात अलग हो गई। अदरवाइज इस समय थोड़ा सा एक्सेसेस है, लेट इट कूल डाउन। फ्रेश एंट्री वगैरह की बात तो नहीं करूंगा अभी मैं। एनबीसीसी यार थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, सभी हुए हैं ये सरकारी प्लेस कई सारे, उसमें एनबीसीसी भी कूल ऑफ हुआ। 225 वाला अब ठंडा पड़ा हुआ है इस समय, शायद 180-190 जो भी अमाउंट होगा वो स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, नहीं तो वो आप देखिएगा। लेकिन हाँ कूल ऑफ हुआ है, ऊपर से कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। हाँ एनटीपीसी के साथ कुछ अच्छी बातें ये हैं, जैसे ऑर्डर बुक लास्ट अपडेट आया था तो मेरे ख्याल से 80,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई थी। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक, मतलब कि इसका बुक टू बिल रेशियो, मतलब आसान शब्दों में जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यूज कर रहे थे
उसका 7-8 टाइम्स की विजिबिलिटी नजर आ रही है, तो ऑर्डर बुक स्वेलिंग है एनबीसीसी की, तो उस लिहाज से बढ़िया है। एक हाल की रिपोर्ट इस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है तो मोनेटाइजेशन कर पा रहे हैं ये लोग। और दिल्ली वाले जो वाकिफ होंगे, कई सारे मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स इसके, वो एक सुपरटेक का नारोजी नगर, अब मैं वहां तो रहता नहीं, नाम ज्यादा याद नहीं रहते मुझे, नारोजी नगर, नेताजी नगर, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, वो एग्जीक्यूशन टाइमली चल रहा है बढ़िया। तो ये सब देखते हुए एनबीसीसी फॉर द टाइमिंग होल्ड है। अब ये बात अलग है कि बाजार का मूड बिगड़ेगा और सरकारियों में फिर भी करेक्शन और करेक्टिव मूव्स आएंगे, तो उसको अपन वॉच करेंगे। इस समय तो खैर ये लार्जली कंसोलिडेट हो रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, बाकी चीजें मेरे ख्याल से कोई कंसर्निंग नहीं है, थोड़ा सा कूल ऑफ होकर कंसोलिडेट कर रहा है, तो शायद रखा जा सकता है। सर अब वोडाफोन आइडिया की तो क्या ही कहना। अपन जो दाव लगा रहे थे वो पंट ही ले रहे थे, पता था कि माली हालत बहुत खराब है, लेकिन पंट इसलिए ले रहे थे कि यार चल जाएगा। खैर थोड़ा सा शायद लॉजिकल पंट था। एफपीओ में बहुत बड़े नाम 11 रुपए पे चेक इन कर रहे थे, आपको भी उस भाव पे मिल रहा था जब 13 रुपए का स्टॉक था, और पता था किस तरह के मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, तो वो एफपीओ वाले तो ठीक है, उन्होंने शायद बुकआउट भी करा होगा। पर हम लोग थोड़े से हॉर्सेस दौड़ा रहे थे अपने वोडाफोन आइडिया के। अपने वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसे देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेशनली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हाँ ये बात अलग है कि ग्राहक लगातार रिड्यूस हो रहे हैं, रेवेन्यूज ऑपरेशनली, ऑपरेशनल प्रॉफिट वगैरह सब करती है कंपनी। इसके साथ दिक्कत है इसकी बॉटम लाइन। और वो दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेस्ड है। 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास मुझे याद पड़ता है लास्ट जब मैंने चेक कर रहा था, 2.25 लाख करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग बकाया किसी कंपनी पर, मतलब पैनिक है, मोड है। ऊपर से आप एक टेम्पररी रिलीफ की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि एजीआर के कैलकुलेशन की एटलीस्ट अर्जी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। फाइनली मंजूरी देता नहीं देता वो अलग बात थी, लेकिन एजीआर की पिटीशन ही गिरा दी। वो क्यूरेटिव पिटीशन, एक दिन मैं आपको, अगर आप देखते हो तो सुबह के शो में मैंने मेंशन करा था, क्यूरेटिव पिटीशन की हिस्ट्री है। क्यूरेटिव पिटीशंस क्या होती हैं, जिसमें पहले जजेस अपने चेंबर में दोनों पार्टीज को सुनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये कोर्ट में लड़ा जाएगा मामला या नहीं लड़ा जाएगा। और हिस्ट्री कहती है लार्जली सारे क्यूरेटिव पिटीशंस गिरा दिए जाते हैं। वही हुआ, कोई केस कोर्ट में नहीं जाएगा, क्यूरेटिव पिटीशन गिरा दी गई। और इसका मतलब ये हो गया कि इसके एजीआर बकाया ब्याज व्याज मिला के 70,000 करोड़ रुपए FY24 के एंड में बकाया हो गया, 70,000 करोड़ रुपए प्लस का। कहां से लाएगा? एफपीओ के तो 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, तब कहा था कि हम कुल मिला के 45,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, कुछ बैंक लोन्स वगैरह लेंगे, यही कहा था ना। तो 45,000 करोड़ रुपए जुटा भी लिए थे तो भी 70,000 करोड़ रुपए तो यहीं झोंकने पड़ जाएंगे। तो यार बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। इतने इफ्स एंड बट्स वाले में आप उतरे भी शायद इसी असम्पशन हो कि नंगी तलवार लेके उतरे थे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के उतरे होते तो ठीक था। वक्त रहते निकलने की कोशिश करिएगा। इसको एक वाइट नाइट चाहिए होगा, वो भी जो इतना बड़ा कमिटमेंट लेके आया पैसे का कि सब कुछ पाप धुल जाए। पाप तो नहीं कहूंगा, इश्यूज हैं बिजनेस में, अब हो गए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। गोइंग कंसर्न के तौर पे जाना, ऑडिटर्स बार बार बोलते रहते हैं क्योंकि डेट इस तरह का पाइल्ड अप है, और अब ये एजीआर वाला मामला दिक्कत कर गया है। और यार इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने सुजलॉन के लिए कहा था कि बहुत सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, 1300 करोड़ की इक्विटी। यार इसने इतने शेयर जारी कर दिए हैं, अपनी डेट को इक्विटी में तब्दील कर दिया, सरकार की डेट को इक्विटी में तब्दील कर दिया, करते 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 आज 7,000 करोड़ है इसकी इक्विटी। आसान शब्दों में उसका मतलब ये है कि जब कभी जाके ये नेट लेवल पे 7,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, जब कभी जाके अगर कमा पाए तो 1 रुपए का ईपीएस बनेगा। और अभी तो खैर नेट लेवल से प्रॉफिटेबिलिटी दूर की कौड़ी है। तो बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत कंफ्यूजिंग रहा है बीच में वोडाफोन का अपडेट्स। कुछ ब्रोकरेजेस मुझे याद है कहनी थी 21-22 रुपए के टारगेट, कुछ आई थी बीच में 2.5 रुपए का टारगेट। ये तरह से ब्रोकरेजेस डिवाइडेड थी, आज आके खड़े हो गए हम 10 रुपए पे, 11 रुपए पे, जो भी अभी आज की क्लोज हुई होगी कल। अच्छा मैंने इस पे प्लान करा है शो। ऐसे ही ब्रोकरेज रिपोर्ट जो बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, जैसे बजाज ऑटो पे 7,000 का टारगेट, 14,000 का टारगेट, ऐसे ब्रोकरेज डिवाइडेड हैं। उस ऐसे बुल्स एंड बियर्स के केस में क्या करें, वो कल 12:30 का स्पेशल होगा जो अपन करेंगे। इन्फो एज पे ऐसा कोई व्यू नहीं, लेकिन लॉजिक समझाता हूं।
अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ, अपने हाइस की तरफ बढ़ रहा है। शायद आज भी बहुत अच्छे मूव्स थे। आज के मूव्स के पीछे तो प्योर रीजन, अच्छा इसके थ्रू कुछ और एक पिक्चर बता देता हूँ। ये एग्रेसिव कट्स और ये सब की बात अपन कर रहे थे, फेड की तरफ से आए, आईटी के लिए वैल्यूएशन पॉजिटिव हो सकता है, हुआ नहीं, आज आईटी ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो बात सच है, 50 बेसिस पॉइंट्स का कट कंसर्निंग है। पर अगर ये वाकई वैल्यूएशन पॉजिटिव होंगे तो ये न्यू एज कंपनीज के लिए होंगे। आपने देखा होगा आज पीबी फिनटेक अच्छा चल रहा था, इवन जोमेटो हरे निशान में कामकाज कर रहा था, ये इसकी इन्वेस्टी कंपनीज है, तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा रब ऑफ दिखा रहा था। दूसरा, अगर तो वाकई आईटी का मूड ठीक होगा, अमेरिका इंक के लिए अच्छी खबर है, बैंक्स के लिए अमेरिका की अच्छी खबर है, आईटी पे, ये इंडियन आईटी पे आउटसोर्सिंग के तौर पे परकोलेट आगे हो रहा होगा, तो नौकरी.com के लिए अच्छी खबर है, जो इसका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, तो स्वीट स्पॉट पे तो है। पर यही है यार, चला बहुत हुआ है तो होल्ड रखना चाहिए। ये आपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करेगा, इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ठीक है, ये हो रहा है, लॉजिकली तो हो रहा है, रीज़न है उन स्टॉक्स के चलने के लिए। तो ये कहानी आज के इन स्टॉक्स की, मेरे ख्याल से एक मिनट और, एनटीपीसी सब बता दिया, हो गया मेरे ख्याल से। ट्विटर के भी एड्रेस कर दिए, कुछ यूट्यूब से उठा लिए, फेसबुक नहीं खोला था, मैं वही खोलने की कोशिश करता, अगर फेसबुक पे एक दो सवाल उठा लेता तो वो मिस हो गया मुझसे। खैर, कल फिर जुड़ेंगे तो और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। आप लोग क्वेरीज भेजते रहो, एक काम करूंगा, आज जाके कुछ क्वेरीज टटोल भी लूंगा और उनको भी कल मैं उठाऊंगा, और कल जो लाइव क्वेरीज आ रही हैं उन पे भी बातचीत करेंगे, और कल 12:30 बजे इस तरह की कंफ्यूजिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और इन सब पे अपन लोग चर्चा कर डालेंगे। चलिए, आज के डाउ फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स तो बढ़िया ही कामकाज कर रहे हैं, होपिंग थोड़ा सा बढ़िया पॉजिटिव रब ऑफ कल के लिए आए, कल क्लैरिटी आए क्या करना है बाजार में, और खास तौर पे ब्रॉडर मार्केट्स में जो करेक्टिव मूव्स आ रहे हैं वो कोर्स करेक्ट करते हैं नहीं करते हैं उस पर फोकस करेंगे। लेकिन ये सब कल 3:30 बजे अपन चर्चा कर रहे होंगे। कल फ्राइडे होगा, हफ्ते का आखिरी दिन होगा, थोड़ी ज़्यादा क्वेरीज ले लेंगे, क्योंकि अगले दिन ऑफिस लौट के आना नहीं होगा। चलिए, सी यू टुमारो।